Hello children, I welcome you all to my YouTube channel, and today I have come up with a new topic, that is analytical paragraph, and this topic is especially for the students of class 10th CBSE. ये जो टॉपिक है माय डियर चिल्ड्रन, ये CBSE ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया है क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उसमें उन्होंने इस बार इंक्लूड किया है, और एक नया टॉपिक है। इसके पहले कभी CBSE ने इसे इंक्लूड नहीं किया था, और ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि जब कोई नया टॉपिक, कोई नई चीज़ पहली बार इंट्रोड्यूस होती है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो टॉपिक नया होता है, उसे समझने की ज़रूरत है। और साथ ही में ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप अपने स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, ये क्लास 10th जो CBSE का इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर सब्जेक्ट का जो है ये सिलेबस है सेशन 2021 का, जहाँ पर आप देख सकते हैं तीन सेक्शंस हैं, सेक्शन A, B एंड C। A हमारा रीडिंग स्किल्स है, B हमारा राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर है, और फिर जो सेक्शन C है वो लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट है। तो इसमें अगर आप देखें तो आप देखिए सेक्शन B जो राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन है, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है, आप अपने स्क्रीन्स पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कहता है राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन मैप, चार्ट, रिपोर्ट, लाइन ग्राफ एक्सेट्रा इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। यानी जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर पहले या पिछले साल तक जो क्वेश्चन था वो था शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, लेकिन इस बार CBSE ने क्या किया है, उस स्टोरी राइटिंग को हटाकर उन्होंने उसकी जगह एनालिटिकल पैराग्राफ को इंक्लूड किया है, और ये देखिए 10 मार्क्स का है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक तो 10 मार्क्स का है, और ये 10 मार्क्स इट कैन प्ले अ बिग रोल, एक बड़ी भूमिका निभा सकता है ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है। तो आज हम चलिए इस एनालिटिकल पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। एनालिटिकल पैराग्राफ फर्स्ट टाइम ये टॉपिक है, तो थोड़ा सा पहले इसका मीनिंग हम समझ लेते हैं, ये है क्या एग्जैक्टली एनालिटिकल पैराग्राफ। डेफिनेशन देख लेते हैं। द वर्ड एनालिटिकल स्टैंड्स फ्रॉम द वर्ड एनालिसिस विच मीन्स अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ एन एलिमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग। सो एनालिटिकल पैराग्राफ को समझने से पहले सबसे पहले एनालिटिकल वर्ड को समझ लेते हैं। ये जो एनालिटिकल वर्ड है ये एनालिसिस वर्ड से लिया गया है एक तरीके से। और एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी टॉपिक, किसी भी विषय का डिटेल्ड एग्जामिनेशन करना, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्लेषण। तो किसी भी चीज़ का जो है विस्तार पूर्वक विश्लेषण जो हम करते हैं उसी को एनालिसिस कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस इंक्लूड्स एनालाइजिंग अ केस विद द हेल्प ऑफ ए मैप, चार्ट और रिपोर्ट। अब इस एनालिटिकल पैराग्राफ में होता क्या है कि या तो आपको एक मैप दे दिया जाएगा, या तो एक चार्ट होगा, या तो कोई रिपोर्ट होगी, और उस रिपोर्ट पर, उस चार्ट में या उस मैप में कुछ इंफॉर्मेशन होगा। उस जानकारी को बड़े ध्यान से हमें अध्ययन करना है, उस जानकारी का विश्लेषण करना है, और करने के बाद हम एक पैराग्राफ लिखेंगे उस चार्ट को या उस मैप को या उस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए। जो जो पॉइंट्स या जो जो चीज़ें उस रिपोर्ट में या उस चार्ट में, उस मैप में है, तो जब हम उन चीज़ों को ध्यान में रख के जब एक पैराग्राफ लिखेंगे, उस पैराग्राफ को हम कहते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। वेयर हैज़ इट कम फ्रॉम? अब ये आया कहाँ से एनालिटिकल पैराग्राफ, ये भी जान लेते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलिए आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक्चुअली IELTS, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ठीक है, ये एक सिस्टम है, और यहीं से एनालिटिकल पैराग्राफ को लिया गया है। ये जो IELTS है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है आइल्स। T इज इन फैक्ट साइलेंट, T इज ए साइलेंट वर्ड, तो T का हम प्रोनाउंस नहीं करते, बट इट इज इन फैक्ट आइल्स।
ठीक है। अब ये इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम और IELTS is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, Australia and Cambridge Assessment English and was established in 1989. अब देखिए इसमें होता क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। जो बच्चे इंडिया के या बाकी कंट्रीज़ के हैं जहाँ पर मेन लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, ऐसे बच्चे जब अपने देश को छोड़कर फॉरेन कंट्री में अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे कि अमेरिका में या इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में या कनाडा में, ऐसी जगहों पर जब वो पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं तो उनका एक टेस्ट लिया जाता है। और उस टेस्ट को कौन कंडक्ट कराता है? इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। और उस टेस्ट में ये एनालिटिकल पैराग्राफ का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सीबीएसई ने यहां से लिटरली उन्होंने ये एनालिटिकल पैराग्राफ को लिया है और सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश के सिलेबस में इंक्लूड कर दिया है। कारण ये भी हो सकता है कि वो अपने बच्चों को और ज़्यादा थोड़ा सा उनको वो चाहते हैं कि वो थोड़ा सा और ज़्यादा हाईटेक हो जाएं या फिर और ज़्यादा उनमें इम्प्रूवमेंट आए, ताकि भविष्य में अगर अब्रॉड वो जाना चाहते हैं स्टडीज़ के लिए तो हो सकता है उनको एक अपर हैंड मिल जाए। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। आगे देख लेते हैं। IELTS इज़ वन ऑफ द मेजर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट्स इन द वर्ल्ड। और वर्ल्ड में जो है इंग्लिश लैंग्वेज के जो भी टेस्ट्स होते हैं उनमें से ये वन ऑफ द मेजर टेस्ट्स है और जो है IELTS है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कुल मिलाकर इसका जो ओवरव्यू क्या है, ये बेसिकली कहाँ से एनालिटिकल पैराग्राफ लिया गया है। चलिए अब एनालिटिकल पैराग्राफ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहली पॉइंट, एवरी एनालिटिकल पैराग्राफ शुड बी रिटन कीपिंग इन माइंड दीज 3 थिंग्स। देखिए 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर एनालिटिकल पैराग्राफ्स लिखे जाते हैं। और ये जो एनालिटिकल पैराग्राफ्स जो लिखे जाते हैं उनमें ये 3 चीज़ें जो हैं वो है इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। ये 3 चीज़ें होती हैं। इस 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर एनालिटिकल पैराग्राफ लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको और बेहतर से हम समझ पाएंगे जब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं और तब ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा हमारा। चलिए देखिए क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है द लाइन ग्राफ बिलो shows the average monthly temperatures in 3 major cities. Write an analytical paragraph on the basis of the graph, reporting the main features and making comparisons where relevant in about 150 to 200 words. तो एक लाइन ग्राफ नीचे जो दिख रहा है आपको, अभी मैं इसको और क्लियर करूंगा इस पिक्चर को, तो वहां पर 3 सिटीज का जो टेम्परेचर है वो दिखाया गया है एक ईयर में, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, जनवरी से लेकर दिसंबर तक इन तीनों शहरों में जो टेम्परेचर, जो तापमान जो चेंज होता है, बढ़ता है, घटता है, उसको जो है इस लाइन ग्राफ के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। तो उसको देखकर हमें एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है, जहां जरूरत पड़े वहां पे हमें कंपैरिजन भी कर सकते हैं हम। ठीक है, अब चलिए लाइन ग्राफ को अच्छी तरीके से समझते हैं। अब देखिए आपके स्क्रीन पर है लाइन ग्राफ। अब आप देख सकते हैं इधर जो हमारा वाई एक्सिस है, ये जो वाई एक्सिस है वहां पे दिया हुआ है टेम्परेचर इन सेल्सियस। आप देख सकते हैं 0 है, 5 है, 10, 15, ये सब क्या है? ये सब टेम्परेचर है ना, 5 डिग्री, 10 डिग्री। सबसे नीचे मतलब बहुत ज़्यादा ठंड। ठीक है, फिर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है 20, 25, 30, 35, 40, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, गर्म है ना, वार्म। ठीक है, सबसे नीचे है तो ठंड है और बहुत ज़्यादा ऊपर है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर इधर आप एक्स एक्सिस पर अगर आप देखोगे तो मंथ्स दिए हुए हैं, जनवरी, फेब, मार्च, पूरे दिसंबर तक जो है 12 महीने जो है दिए हुए हैं। और उसके ठीक नीचे आपको बताया गया है कि ये जो ब्लू लाइन है
ये किस सिटी को डिनोट कर रहा है? पेरिस को। ब्राउन लाइन जो है वो दुबई को डिनोट कर रहा है, और ये जो ग्रे लाइन है ये सिडनी को डिनोट कर रहा है कुल मिला के। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया जिसको हमें तो ये आपने देख लिया यहाँ पे कि लिटरली यहाँ पे 3 सिटीज़ हैं। अब अगर थोड़ा सा इस लाइन ग्राफ को थोड़ा स्टडी किया जाए, देखिए बच्चों ये बहुत ही आपको ध्यानपूर्वक आपको इसको समझना पड़ेगा, और तभी आप एक अच्छी तरीके से एनालिटिकल पैराग्राफ लिख सकते हैं। अब देखिए क्या देखते हैं हम, जो जनवरी का जो मंथ है वहाँ पर हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा ठंड जनवरी के मंथ में इन तीनों शहरों में कहाँ पड़ रही है? पेरिस में पड़ रही है, जो ब्लू लाइन है ना, वहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, जनवरी के महीने में। फिर हम देखते हैं ठीक उसके ऊपर नियर अबाउट 20 डिग्री के आसपास हमको दुबई का टेम्परेचर देखने को मिल रहा है वहाँ पर, जो कि आपको ब्राउन लाइन दिख रहा है आपको। और 25 के आसपास आप सिडनी का टेम्परेचर देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जनवरी का जो मंथ है, यहाँ इस मंथ में स्पेशली जो सबसे गर्म जगह है वो सिडनी है, और जो सबसे ठंड वाली जो जगह है वो है पेरिस। देखिए ऐसे ही कंपैरिजन आपको करना होगा एग्जाम्स में भी, जब क्वेश्चंस आएंगे बड़ी बारीकी से आपको देखना है। चलिए फिर आप देखते हैं फेब के महीने में, मार्च के महीने में, फेब से लेकर अगर आप जुलाई तक या फिर आप अगस्त तक मान लेते हैं, चलिए फरवरी से लेकर अगस्त तक ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब देखिए पेरिस और दुबई का जो टेम्परेचर है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। फरवरी से लेकर अगस्त तक अगर आप देखें तो ये जो ब्लू लाइन है पेरिस का, ये ऊपर की ओर उठ रहा है। उसी तरीके से दुबई का भी अगर आप देखोगे ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, यानी टेम्परेचर राइज कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो सबसे अलग बात है वो ये है कि सिडनी का टेम्परेचर इधर से नीचे की ओर जा रहा है। देखिए ये पेरिस और दुबई का टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो सिडनी का टेम्परेचर क्या हो रहा है? वो नीचे जा रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। यहाँ पे सिडनी का टेम्परेचर नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और नीचे जाते 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 लिटरली क्या हुआ यहाँ पर? ये जो अगस्त का महीना है, सॉरी ये जो जुलाई का महीना है, अगर आप देखेंगे ये जो जुलाई का महीना है, ये सिडनी के लिए, ये जो देखिए ये ग्रे लाइन है ना, ग्रे लाइन, ये देखिए सिडनी के लिए ये सबसे कूल रहने वाला मंथ है, सबसे ठंड वाला महीना है ये जुलाई का महीना। किसके लिए? सिडनी के लिए, ठीक है। और वहीं पर अगस्त का जो महीना है वो पेरिस के लिए और दुबई के लिए सबसे गर्म है। जुलाई अगस्त दोनों है इनफैक्ट कह सकते हैं आप। और उसके बाद फिर देखिए टेम्परेचर गिर रहा है, पेरिस का भी और दुबई का गिर रहा है, लेकिन सिडनी का क्या हो रहा है? फिर ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो ये आपको बड़ी ही बारीकी के साथ इसको आपको इसका विश्लेषण करना होगा, और तभी जाकर आप एक अच्छी तरीके से एनालिटिकल पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको बताया है। अब चलिए इसको समझते हैं, इसको कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जैसे हमने अभी देखा, सबसे पहले क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन लिखना है। देखिए बच्चों एग्जाम में आप ऐसे नहीं लिखोगे इंट्रोडक्शन INTRODUCTION, ऐसे नहीं लिखना है। ये मैं आपकी समझ के लिए ऐसे लिखा हूँ मैं, ठीक है। एग्जाम में कोई ऐसी हेडिंग नहीं होगी, इंट्रोडक्शन बोल के सब हेडिंग, बॉडी बोल के सब हेडिंग, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। बस आप स्टार्ट करोगे, पैराग्राफ वाइज आप उसको कर सकते हो, अंडरस्टूड है वो। तो इंट्रोडक्शन में देखिए सबसे पहले क्या लिखा है? द एवरेज मंथली टेम्परेचर ऑफ 3 cities, पेरिस, दुबई एंड सिडनी इज गिवन इन द लाइन ग्राफ, and the data compares how the temperature in these cities changes throughout the year. The temperature is measured in Celsius. ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्टरी पोर्शन में आपको सिर्फ लिखना क्या है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बस यही चीज को आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है और कुछ नहीं लिखना। इंट्रोडक्टरी पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन किस चीज पर रिलेटेड है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वही चीज आपको लिखनी है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया? 3 सिटीज का मंथली टेम्परेचर बताया गया है, पेरिस, दुबई और सिडनी का, इस लाइन ग्राफ में। और टेम्परेचर किस में मेजर किया गया है? सेल्सियस में मेजर किया गया है। और क्या दिखाया गया है इस लाइन ग्राफ में? कैसे साल भर में, थ्रू आउट द ईयर,
टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है इन तीनों शहरों में। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। इंट्रोडक्टरी पार्ट बहुत ज़्यादा 3 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं होगा, तो वो आपको इंट्रोडक्टरी पोर्शन में लिखना है। नाउ विल कम टू द बॉडी पार्ट, ठीक है ना। अब आता है मेन बॉडी पार्ट, ठीक है। तो बॉडी पार्ट को थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। बॉडी पार्ट जो होता है, यहाँ पर बेसिकली आप पूरे लाइन ग्राफ का एनालिसिस इस बॉडी पार्ट में करेंगे आप, यानी जो पूरा विश्लेषण होगा वो आप इस बॉडी पार्ट में लिखोगे। चाहे आप उसको 2 पैराग्राफ में लिखो या 3 पैराग्राफ में लिखो, नो प्रॉब्लम। जैसा क्वेश्चन है, जैसा पूछा गया वैसे आप लिखोगे। ऐसा नहीं है कि बॉडी सिर्फ एक ही पैराग्राफ में लिखना है, आप उसको 1 से ज़्यादा पैराग्राफ में भी लिख सकते हो और 2 में भी लिख सकते हो, 3 में भी लिख सकते हो। चलिए थोड़ा समझते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट टाइम में बेटा ध्यान से अगर आप समझोगे तो आपको फिर इधर उधर कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए, एज द इलस्ट्रेशन सजेस्ट्स द टेम्परेचर इन सिडनी इज रफली 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन जनवरी, है ना। तो हमने जैसे अभी देखा था थोड़ी देर पहले, चलिए आपको थोड़ी देर फिर दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द टेम्परेचर इन सिडनी is 25 degree centigrade in January, which is the warmest month of the year। यही चीज़ हमने लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आके लाइन ग्राफ में आप देखिए, जनवरी, ये ग्रे लाइन सिडनी का है, नियर अबाउट 25 के आसपास है, और यानी इन तीनों शहरों में जनवरी के महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी किस शहर में पड़ रही है, सिडनी में पड़ रही है, ठीक है। वही चीज़ हमने यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एट दैट टाइम द टेम्परेचर इन दुबई इज जस्ट बिलो 20 डिग्री विच इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर इन द सिटी। विथ 5 डिग्री सेंटीग्रेड पेरिस एट द टाइम बिकम्स द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। अब देखिए फिर इस पोर्शन को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये जो इतना पोर्शन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एट दैट टाइम द टेम्परेचर इन दुबई। अब जनवरी के महीने में जब सिडनी में 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसी महीने में दुबई में 20 डिग्री है और पेरिस में कितना है, 5 डिग्री है। चेक कर लेते हैं यहाँ पे एक बार। चलिए, ये ग्रे लाइन, ये ब्राउन जो लाइन है ये दुबई का है, देखिए नियर अबाउट 20 के पास है, यानी उसी महीने में 20 डिग्री जो है दुबई का है और 5 डिग्री किसका है, पेरिस का है। इसी प्रकार से आपको कंपेयर करके आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द टेम्परेचर इन सिडनी रिमेन्स अबव 20 degree till mid-March, then it keeps falling till July, when it has nearly 13 centigrade temperature, the coolest। यानी उसके बाद सिडनी का जो टेम्परेचर है मार्च तक 20 डिग्री के ऊपर है, लेकिन मार्च के बाद सिडनी का टेम्परेचर गिरना शुरू होता है और जुलाई के महीने में जाकर डिग्री कहाँ तक आ जाती है, सिडनी शहर में 13 डिग्री तक आ जाती है। यानी जो 13 डिग्री है वो एक तरीके से सिडनी के लिए सबसे कूलेस्ट है, ठीक है ना। ये पोर्शन जो है बार बार चूंकि मुझे उसको ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए कह रहा है कि मार्च तक तो 20 के अबव था सिडनी का टेम्परेचर, लेकिन उसके बाद टेम्परेचर गिरा है। देख लेते हैं यहाँ तब, ये देखिए मार्च, ठीक है ना। तो नियर अबाउट मार्च तक वैसे ही, लेकिन मार्च से देखिए टेम्परेचर गिरना शुरू हो रहा है। और जुलाई, यहाँ पर आकर जुलाई के देखिए, अब जुलाई में सिडनी का टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, सबसे नीचे किस महीने में आया है, जुलाई के महीने में आया है। यानी सबसे कूलेस्ट मंथ अगर सिडनी में कोई रहा है तो कौन सा महीना रहा है, वो जुलाई का महीना रहा है। देखिए ऐसे ही एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। थ्रू द रेस्ट ऑफ द ईयर द टेम्परेचर दे स्टेडीली इंक्रीजेस बिफोर रीचिंग 23 डिग्री इन दिसंबर। और फिर टेम्परेचर ऊपर की ओर बढ़ता रहता है और जब दिसंबर का महीना आता है तो 23 डिग्री हो जाता है सिडनी का। लेकिन कन्वर्सली पेरिस टेम्परेचर रिमेन्स बिलो 20 डिग्री थ्रू आउट द ईयर। लेकिन देखिए जस्ट ऑपोजिट पेरिस में क्या हो रहा है, पेरिस में 20 डिग्री के नीचे टेम्परेचर बना हुआ है, ठीक है। लेकिन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर में 20 डिग्री के नीचे ही टेम्परेचर है पेरिस का। लेकिन जुलाई और अगस्त ये 2 ऐसे महीने हैं जहां पे पेरिस का टेम्परेचर जो है 20 डिग्री के ऊपर गया। मैं बार बार आपको वो ग्राफ नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हो सकता है बार बार ऊपर नीचे आपको करना पड़ रहा है, इसलिए आप समझ लीजिएगा। पेरिस सीम्स लाइक द कोल्डेस्ट सिटी अमंग द 3। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि पेरिस इन तीनों में सबसे कोल्डेस्ट सिटी है, ठीक है। ये हो गया। और आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ इसमें, ओवरऑल दुबई एंड पेरिस हैव ए कंपैरेटिवली वार्मर कंडीशन बिटवीन अप्रैल एंड अगस्त। सही बात है,
अगर देखा जाए दुबई और पेरिस ये दो ऐसे शहर हैं जो अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच में का जो समय है यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी देखने को मिल रही है. While an opposite trend can be noticed in Sydney, where the first 2 and last 2 months of the year have a higher temperature. जबकि सिडनी में एकदम उल्टा हो रहा है. सिडनी में नवंबर दिसंबर और उधर शुरुआत में जनवरी फरवरी ये जो 4 महीने हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी देखने को मिल रही है. जबकि दुबई और पेरिस में क्या हो रहा है, अप्रैल से अगस्त के बीच में गर्मी देखने को मिल रही है. The temperature in Dubai reaches as high as 36 डिग्री सेंटीग्रेड in August. और दुबई में मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ तक जा रहा है, 36 डिग्री तक जा रहा है. The city has a warmer condition from April to October. और अप्रैल से अक्टूबर तक दुबई शहर में जो है बहुत नहीं, मतलब वहाँ पे गर्म माहौल है, वार्मर कंडीशन है. At last, in the months of November and December, there is a decline in the temperatures of Paris and Dubai. और फिर नवंबर और दिसंबर के महीने में आप पेरिस और दुबई दोनों के टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिल रहा है. Whereas the temperature of Sydney rises close to 25 डिग्री सेंटीग्रेड. एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ. देखिए लास्ट मंथ का आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको. ये देखिए ये जो दिसंबर के महीने में क्या हो रहा है कि ये जो ब्लू लाइन है पेरिस, ये भी दिसंबर के महीने में नीचे आ गया है. और ये जो ब्राउन लाइन है दुबई का, ये भी दिसंबर के महीने में नीचे आ गया है. लेकिन इन दोनों के विपरीत सिडनी, ये जो ग्रे लाइन है, ये क्या हो रहा है, दिसंबर के महीने में फिर से शॉर्ट अप, फिर से ऊपर की ओर उठ रहा है. तो ये है बेसिकली आपने एनालाइज किया है. ठीक है, अब कंक्लूजन क्या लिखेंगे. फाइनली दिस ग्राफ कंक्लूडेड that among the 3 cities, Paris is the coolest city with Dubai as the hottest one, whereas Sydney maintains a moderate temperature throughout the year. देखिए फिर से इसको क्या है, इसको हम पढ़ते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर. देखिए क्या लिखा है. इस पूरे ग्राफ को देखकर हम इस नतीजे में पहुंचते हैं कि तीनों शहर जो यहाँ पे दिए गए हैं, पेरिस, दुबई और सिडनी, इसमें ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो ठंड वाला शहर है वो क्या है, पेरिस है. बिल्कुल ऊपर देख लेते हैं, बिल्कुल 5 डिग्री ना ही दुबई का आया है ना ही सिडनी का आया है. इसलिए पेरिस जो है सबसे कूलेस्ट है. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं. फिर उसमें और क्या लिखा है, विद दुबई एज द हॉटेस्ट वन. और सबसे ज़्यादा गर्मी अगर कहीं पड़ी है तीनों शहरों में तो वो दुबई में पड़ी है. देख लेते हैं कहाँ पड़ी है भाई. बिल्कुल ये जो देखिए ब्राउन लाइन है 35 के ऊपर 36 तक गया है. इतना ना ही ब्लू लाइन गया है, इतना ना ही ग्रे लाइन गया. यानी पेरिस और सिडनी का टेम्परेचर इतना नहीं गया. यानी सबसे गर्म जो हुआ, जो जगह बनी, जो जगह है वो है दुबई है. ठीक है, फिर नीचे आते हैं. फिर क्या लिखा है, वेयर एज, जबकि सिडनी मेंटेन्स ए मॉडरेट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर. लेकिन सिडनी एक ऐसा शहर इन तीनों में जहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो पूरे साल भर में जो है बहुत ज़्यादा आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को नहीं मिलेगा टेम्परेचर में, कि बहुत ऊपर चला गया, बहुत नीचे आ गया. एक मॉडरेट टेम्परेचर बना हुआ है जहां पर आप देख सकते हैं 13 से नीचे, 13 से नीचे टेम्परेचर घटा नहीं है और 24 या 23 से ऊपर टेम्परेचर बढ़ा नहीं है. तो एक मॉडरेट टेम्परेचर जो है सिडनी शहर में देखने को मिल रहा है. तो ये है बेसिकली एनालिटिकल पैराग्राफ. इसको इस प्रकार से लिखा जाता है. माय डियर चिल्ड्रन, कंक्लूजन में आप सिर्फ उस पूरे ग्राफ का जो भी है उसमें पूरा जो उसका कहते हैं ना सारांश आपको बताना है कि अल्टीमेटली इस ग्राफ के माध्यम से क्या बताया जा रहा है और हमें क्या देखने को मिल रहा है. तो हमें क्या देखने को मिला, पेरिस सबसे कूलेस्ट है, दुबई सबसे हॉटेस्ट सिटी है, और जबकि सिडनी में टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर मॉडरेट रहा है. तो ये है माय डियर चिल्ड्रन एनालिटिकल पैराग्राफ का क्वेश्चन. इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और ये लाइन ग्राफ है. ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन इसी तरीके से आए. लाइन ग्राफ की जगह बार भी हो सकता है, बार ग्राफ भी आ सकता है आपके सामने, मैप भी आ सकता है. मेरी कोशिश रहेगी कि एक और वीडियो मैं मैप पर आपको बनाकर आपको जो है मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूं यूट्यूब पे, ताकि मैप का भी कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एनालिटिकल पैराग्राफ वेरी क्लियरली. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस. यू मे ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन. जो भी क्वेश्चंस होंगे
उसको मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूँगा। आपके क्वेश्चंस को, कोई भी क्वेरीज होंगी हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। और टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।